हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कितनी उदास सुबह, एकदम खाली मन। साधना सुबह उठकर जब चाय का पानी सॉसपैन में डालने लगी तो उसे याद आया, अब तो अनिकेत नहीं है। आज चाय का दूसरा कप पीने वाला कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से चाय लेकर बैठी थी बालकनी में और चाय का एक घूंट भरते ही मन कसैला हो गया था। शायद वह चाय में चीनी डालना भूल गई थी। जब जिंदगी में ही मिठास नहीं तो चाय में एक चम्मच चीनी ना होने से क्या फर्क पड़ने वाला है। सोचकर जैसे तैसे चाय को हलक में उतारकर नहाने चल दी। ऑफिस को तैयार होते हुए भी मन थोड़ा उलझन में था। कैसे सामना करेगी आज सबकी बेधती नजरों का। तैयार होकर जब ऑटो में बैठी तब ध्यान आया कि आज तो लंच बनाना ही भूल गई थी। याद भी कैसे रहता, वो तो अनिकेत का टिफिन बनाते हुए खुद के लिए भी एकाध पराठे सेक लेती थी। तभी आज समय से पहले ऑफिस भी पहुंच गई थी। आज ऑफिस में सब उससे कुछ ज्यादा ही प्रेम से पेश आ रहे थे। यहाँ तक कि लंच के पहले बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाते हुए सहानुभूति दिखाते हुए कहा था, वो चाहे तो आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जा सकती है। उसे साधना की मनाह स्थिति का भली भांति अंदाजा है। पर जब साधना ने बहुत संयत होकर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो ठीक है, तब उसका जवाब सुनकर बॉस ने भी उसे आश्चर्य से देखा था, जैसे पूछ रहा हो जिस स्त्री का एक दिन पहले अपने पति से तलाक हुआ हो वो भला सामान्य कैसे रह सकती है। बॉस के केबिन से वापस अपने टेबल पर आते हुए साधना सोच रही थी कि यह एक अजीब सोच है। लोग एक तलाकशुदा स्त्री को ना तो सामान्य समझते हैं ना सामान्य रहने देते हैं। अगर अपना दुख सबको रो रो कर बताती फिरे तो बेचारी, और अगर अकेले में रोए और बाहर लोगों के बीच सामान्य रहने की चेष्टा करे तो उसे तेज तर्रार समझ लिया जाता है। खैर, किसी तरह वह दिन बीता और साधना जब घर पहुंची तब भी उसे लग रहा था ऑफिस और मोहल्ले वालों की नजरें उसका पीछा कर रही है और उसे या तो तेज तर्रार चरित्रहीन समझ रहे हैं या फिर बेचारी जिसके पति ने उसे धोखा दिया। घर पहुंचकर फ्रेश होकर साधना थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। उसे कसकर भूख भी लगाई थी। कुछ बनाने का मन नहीं था। उसने सोचा कुछ ऑर्डर कर दूं, पर फिर अगले ही पल ख्याल आया, अगर पड़ोस में किसी ने डिलीवरी बॉय को इस घर में खाना पार्सल करते देख लिया तो सोचेंगे कल ही तो तलाक हुआ है और आज ये मस्ती कर रही है, तलाक का जश्न मना रही है। शायद उसे हृदयहीन से चरित्रहीन तक की संज्ञा दे डाले। बहरहाल उसने बाहर से खाना मंगवाने का विचार छोड़कर अपने लिए नूडल्स बना लिए। खाकर निपटी ही थी कि छोटी बहन संजना का फोन आ गया। हालचाल के बाद उसने बताया कि वह कल सुबह आएगी। चूंकि अगले दिन इतवार था इसलिए दोनों बहनें साथ रहेंगी। सोमवार को साधना उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ देगी। रात को सोते हुए साधना को अपने बिस्तर के बगल वाली खाली जगह को देखकर बहुत रोना आ रहा था। वैसे पिछले कई दिनों से अनिकेत और वो एक साथ नहीं सो रहे थे। जब से उसे सविता के गर्भवती होने का पता चला था तब से साधना अनिकेत के साथ एक बिस्तर पर बहुत असहज महसूस करने लगी थी। पर एक उसके होने का एहसास तो था जो आज नहीं है। आज मन एकदम खाली था और जीवन भी आगे किसके लिए जिए, किसके सहारे जिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई बार तो मन में एक ख्याल भी आया कि कहीं उसने अनिकेत से तलाक लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पर दूसरे ही पल उसका स्वाभिमानी मन जवाब देता, नहीं, उसने गलती नहीं की। जिस रिश्ते में प्रेम और सम्मान ना हो और किसी एक साथी द्वारा धोखा दिया जाए उसमें बंधे रहने का औचित्य औचित्य भी नहीं था। आज साधना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन बार बार अतीत की गलियारे में भटक रहा था। 2 साल पहले जब उसकी शादी अनिकेत से हुई थी तब साधना अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थी। अनिकेत था भी एकदम सजीला नौजवान और एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत होने की वजह से
उसके व्यक्तित्व की गरिमा कुछ और बढ़ गई थी। मध्यम वर्गीय साधना के पिता की बैंक की साधारण नौकरी में घर का खर्चा और दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई से जो बचता वो मकान की किस्त वगैरह भरने में ही खर्च हो जाता था। ऐसे में अनिकेत जैसे उच्च प्रतिष्ठित परिवार का वर जुटाना साधना के पिता के लिए कदाचित संभव नहीं था। वो तो साधना के पिता के एक मित्र ने ही यह रिश्ता करवाया था। आश्चर्य की बात की लड़के वालों की तरफ से दहेज वगैरह की कोई मांग नहीं थी, बस चटमगनी पर ब्याह। तभी साधना ने अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स खत्म ही किया था कि अनिकेत का रिश्ता आ गया। वो आगे नौकरी करना चाहती थी, पर माँ ने कहा जब इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है तो पहले शादी कर लो, फिर मन करे तो आगे जाकर नौकरी भी कर लेना। और उस वक्त से साधना ने अपनी इच्छा अपने सपने को परे रखकर इस शादी को निभाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। शादी के बाद ही उसको कुछ आभास होने लगा था कि यह शादी अनिकेत की इच्छा के खिलाफ हुई है। उसके रिश्ते की एक ननद ही जाते वक्त उसे चुपके से सारी बात बता गई थी कि अनिकेत किसी और लड़की सविता से प्यार करता है, पर वह लड़की सवर्ण न होकर नीची जात की थी। अतः माता पिता नहीं माने। इकलौती संतान होने के नाते अनिकेत को उनकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा। उस दिन साधना के सारे अरमान चूर चूर हो गए। हथेली की मेहंदी के रंग तो जस के तस थे, पर उसके चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। सोचा माँ बाबूजी को बताए या फिर अनिकेत से जाकर पूछे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक ख्याल ये भी आया कि अपने प्रेम और त्याग से वो अनिकेत और घर वालों का दिल जीत ले और फिर अनिकेत सविता को भूलकर पूरी तरह उसके लिए समर्पित हो जाए। अंततः बहुत सोच विचार कर उसे यही विकल्प समझ आया कि वह अनिकेत का दिल जीतने की कोशिश करे। आखिरी उसकी ब्याहता पत्नी है साधना, उसका पूरा अधिकार है अनिकेत पर। साधना ने कोशिश तो सही शुरू की थी, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। सास ससुर तो उसकी सेवा से बहुत खुश रहने लगे थे। कई बार साधना उनकी आंखों में अपने लिए कृतज्ञता का भाव देखती, जैसे कि अनिकेत द्वारा साधना की उपेक्षा किए जाने पर माफी मांग रहे हों। पर साधना को तो बस एक ही धुन चढ़ी रहती थी कि कैसे भी अनिकेत उसे अपना ले। ऐसे ही एक उदास शाम को साधना खिड़की के बाहर टहलते शाम को देख रही थी कि अनिकेत ने कमरे में प्रवेश किया। साधना को यूं उदास देखकर पता नहीं उसके मन में क्या आया। शायद करुणा या सहानुभूति का भाव रहा होगा, जो उसने स्वयं आगे बढ़कर साधना को गले लगा लिया। उस रात साधना के आंसुओं ने अनिकेत तक अपनी सारी शिकायतें पहुंचा दी और अनिकेत ने उसे अपनाते हुए अपने पार्श्व वाली जगह दे दी। शायद आगे चलकर दोनों एक दूसरे को पूरी तरह अपनाकर आगे बढ़ जाते या कुछ और होता, पर जो हुआ वो साधना के लिए अच्छा नहीं हुआ। अनिकेत का प्रमोशन और तबादला एक साथ हुआ तो सब खुश थे, सिवाय साधना के। लखनऊ से रायपुर जितनी दूर नहीं था, उससे ज्यादा दूरी तो सबके दिल में आने वाली थी। जब अनिकेत ने बताया उसका ट्रांसफर रायपुर हुआ है तो साधना की समझ में जैसे कुछ आने लगा कि ये तबादला अनिकेत ने जानबूझकर करवाया है, क्योंकि सविता भी तो रायपुर में ही रहती थी। अनिकेत की पहली ज्वाइनिंग भी रायपुर ही थी, जहां से दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू होकर परवान चढ़ा था। बाद में ससुर जी का जब हार्ट अटैक आया था तो उन्होंने जोर देकर अनिकेत को यहाँ बुलवा लिया था। अब इस बार चूंकि प्रमोशन के साथ तबादला हुआ था तो मना करने या रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लखनऊ से निकलते हुए साधना अपनी सास से लिपटकर ऐसे रोई जैसे माँ से बिछड़ रही हो। सास भी उसे कई हिदायतों के साथ इशारे से उस कलमुही सविता से सावधान रहने को भी समझा रही थी। रायपुर आने पर कुछ दिन तो इतने आराम और हंसी खुशी से कटे कि साधना के दिमाग से सविता का ख्याल एक बारगी उतर ही गया। उन्हीं दिनों साधना की मां के आकस्मिक निधन का समाचार आया तो साधना को रायपुर से जाना पड़ा। बस उसके पीछे उसके दुर्भाग्य ने साधना के घर और जिंदगी में प्रवेश कर लिया।
माँ के बाद पिता को संभालने और छोटी बहन संजना की आगे की पढ़ाई कैसे होगी, कहाँ पर होगी, यह विचार विमर्श करने में साधना को मायके में लगभग 1 महीने से भी ज्यादा रुकना पड़ा। इस घोर दुख के दिनों में एक ही बात अच्छी हुई कि साधना की छोटी बहन का मेडिकल में चयन हो गया और 2-3 विकल्प में उसने रायपुर मेडिकल कॉलेज को चुनने की प्राथमिकता दी। साधना के पिता ने थोड़ी राहत महसूस की कि दोनों बहनें एक साथ तो नहीं, कम से कम एक शहर में तो रहेंगी, क्योंकि संजना तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली थी। 1 महीने बाद ही उसके क्लासेस शुरू होने वाले थे। तब तक संजना के कुछ दिन और साथ रहने से बाबूजी को माँ के निधन के दुख से उबरने में थोड़ी मदद मिल जाती। पिता के खाने की व्यवस्था पड़ोस में टिफिन सर्विस वाली आंटी के पास करवाकर और योगा क्लब ज्वाइन करवाकर साधना संजना को समझाकर वापस रायपुर को रवाना हुई। घर से निकलते वक्त साधना को माँ की बहुत याद आई। कैसे वो भाग भाग कर अचार पापड़ उसके बैग में भरती रहती कि बैग का चेन जवाब देने को हुआता था। फिर लाल कपड़े में सिंदूर, चावल, हल्दी और हरी दूब बांधकर उसका आंचल भरती थी। कई बार साधना हंसते हुए माँ से कहती, छोड़ो ना माँ, क्या है ये पुराने रीति रिवाज। तो माँ समझाते हुए कहती, ये सुहागन का सौभाग्य होता है लाडो, इस लाल पोटली से तेरा आंचल भरती हूँ ताकि तुम्हारा भाग्य सौभाग्य अमर रहे। पर आज साधना का आंचल भरने वाला कोई नहीं था। चिर सुहागर रहने का आशीर्वाद देने वाली माँ तो चिर निद्रा में सो गई थी। अब कौन भरता साधना का आंचल सिंदूर और सौभाग्य से। सोचते सोचते माँ को याद कर साधना की आंखों के कोर आज भी गीले हो गए। आज साधना सोच रही थी शायद इसीलिए उसका सौभाग्य माँ के निधन के साथ ही जाता रहा था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए नजर दीवार पर गई तो रात के 1:30 बज रहे थे, पर ना तो साधना को नींद आ रही थी और ना ही उसकी यादें उसका पीछा छोड़ रही थी। रायपुर स्टेशन पर अनिकेत को देखते ही साधना का मन किया कि उससे लिपटकर खूब रोए, पर उसने किसी तरह खुद को संयत कर लिया। रास्ते में उसकी और अनिकेत की कुछ औपचारिक बातें ही हुई। बीच में माँ के निधन पर जब अनिकेत आया था तब भी उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वैसे भी शोक संतप्त माहौल में बात करने का माहौल ही कहाँ था। बीच बीच में कभी कभी अनिकेत के औपचारिक फोन आए थे बस। आज साधना का मन अपने जीवन साथी से अपना दुख बांटने को आकुल हो उठा था। किसी तरह घर पहुंचने तक का धैर्य रख रही थी साधना। उस दिन साधना को अपने घर की चौखट कुछ पराई सी लगी थी। साधना को घर आने के बाद भी अनिकेत की अतिरिक्त चुप्पी और उसका भावहीन सीधा सपाट सा चेहरा जैसे किसी और ही सोच में डूबा हुआ लग रहा था। रात को भी दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। साधना के मन में अनिकेत के बदले हुए व्यवहार को लेकर कई सवाल थे, जिसका जवाब उसे अगले दिन अनिकेत के ऑफिस जाने के बाद एक मिलते चले गए। सबसे पहले तो काम वाली राधाबाई ने उसे बताया कि उसके पीछे साहब की कोई दूर के रिश्तेदार की बहन बीच बीच में आकर रह जाती थी। एकदम से साधना का ध्यान सविता पर गया, पर काम वाली के सामने वो यह दर्शाती रही कि उसे पता है। फिर राधाबाई के जाने के बाद उसे बाथरूम और बेडरूम में ऐसे कई साक्ष्य मिल गए जो बता रहे थे कि उसके पीछे सविता यहाँ आती जाती रही है। बाथरूम में वो शैम्पू जो ना तो साधना इस्तेमाल करती थी ना ही अनिकेत। बिस्तर का चादर बदलते हुए गद्दे के नीचे एक खूबसूरत सा अंतर्वस्त्र जो शायद असावधानीवश वहां रखा गया होगा और बाद में सविता उसे ले जाना भूल गई होगी। इतना ही नहीं, साधना ने जब घर को बारीकी से जांचा तो और भी कई चीजें, कंघी और लिपस्टिक के दाग वाला एक रुमाल, ऐसी कई चीजें यहाँ सविता के आकर रहने के पुख्ता सबूत थे। ये सब देखकर साधना लगभग अपने होश खो बैठी। उसे अनिकेत से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। अभी अभी तो माँ को खोकर आई थी और अब पति की बेवफाई का ये वज्रपात। साधना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
तभी संजना का फोन आया तो साधना ने जैसे अपना धैर्य खो दिया। उम्र में उससे बहुत छोटी थी, पर संजना अपनी दीदी का दुख समझती थी। ऊपर से माँ के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई थी। उसी ने साधना को समझाया कि वो लड़ने झगड़ने के बजाय जीजा जी से शांति से बात करे। फिर अगले महीने तो संजना हॉस्टल आ ही रही है, फिर दोनों बहन इस समस्या का हल सोचेंगे। साधना ने उसकी बात में हामी भर तो दी, पर उसका मन हाहाकार कर रहा था। दोनों बहनों ने यह भी तय किया कि इस बारे में उसके पिता को कुछ न बताया जाए। उसके बाद की कहानी ज्यादा लंबी नहीं है। उस रात डिनर के बाद जब साधना ने अनिकेत से पूछा कि मेरे जाने के बाद घर में कोई आया था क्या, तो अनिकेत ने उसे अपने और सविता के रिश्ते का सच बताने में पूरी ईमानदारी दिखाई। जो कुछ भी अनिकेत ने बताया उसके अनुसार तो अनिकेत और सविता कभी अलग हुए ही नहीं थे। माता पिता के दबाव में आकर साधना से शादी करने के बाद भी अनिकेत सविता से दूर नहीं रह पा रहा था। विवाह के बाद कभी कभी टूर के बहाने वह रायपुर आकर सविता से मिल लेता था। बातों बातों में अनिकेत ने यह भी स्वीकार किया कि उसने सविता से मिलते रहने के लिए ही लखनऊ से रायपुर ट्रांसफर करवाया था। अब जबकि साधना मायके में थी, तब बीच बीच में सविता यहाँ इस घर में आकर रही भी थी, जिसका परिचय अनिकेत ने दूर की रिश्तेदार कहकर करवाया था। सब कुछ जानने के बाद साधना एकदम जड़ हो गई थी। अब तक वो अनिकेत और सविता के प्रेम प्रसंग के बारे में बाहर वालों से सुनती आई थी। अनिकेत के मुंह से पहली बार सविता और उसके प्रेम के बारे में सुनना साधना के लिए जैसे कान में पिघला हुआ शीशा डालने के बराबर ही था। बहुत देर तक दोनों शांत रहे। अब तक इस विवाह में अनिकेत ने साधना को इतना अधिकार दिया ही नहीं था कि वो उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर चीखे या चिल्लाए। बस मूक बनकर अनिकेत के कारनामे सुनती रही। आगे अनिकेत जैसे सारी बातें आज ही कर लेना चाहता था। उसने साधना से कहा वो चाहे तो उम्र भर उसकी पत्नी बनकर रह सकती है, पर प्रेम वो सविता से ही करता रहेगा। अगर साधना नहीं चाहेगी तो वो एक घर भी छोड़ देगा। सविता के साथ रहते हुए भी इस घर का और साधना के भरण पोषण की जिम्मेदारी वो लेने को तैयार था। साथ ही उसने साधना से एक विनती भी की थी कि वो उसके माता पिता को कुछ न बताए। उस रात अनिकेत और साधना में से कोई नहीं सोया। अनिकेत पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था तो साधना अपनी किस्मत को कोस रही थी। अगली सुबह तक आंसुओं से मन का सारा क्लेश धोकर साधना अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर चुकी थी। उसने बड़े ही शांत भाव से अनिकेत को अपना निर्णय सुनाया। अनिकेत, जो भी बेइंसाफी आपके और सविता के साथ हुई है, उसमें आपके माता पिता के साथ आप भी बराबर के दोषी हैं। आपको अपने प्यार के लिए हथियार न डालकर लड़ना चाहिए था, और अगर माता पिता का विरोध करना संभव नहीं था तो आपको सविता को भूलकर मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए था। पर अफसोस आप किसी भी रिश्ते का मान नहीं रख पाए। अब इतना कुछ हो जाने के बाद हमारे साथ रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मुझे आपकी बात मंजूर नहीं। आप ना तो मुझे छोड़ना चाहते हैं और ना ही सविता को। शायद आप अभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, पर मैं निर्णय ले चुकी हूँ। मुझे ऐसा अनिश्चित भविष्य नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए हर दिन एक जंग लड़नी पड़े। बेहतर है हम स्वेच्छा से अलग हो जाएं। अनिकेत क्या कहता, बस मंत्रमुग्ध होकर साधना की बात सुने जा रहा था। अपनी मितभाषी पत्नी को उसने इससे पहले इतना बोलते हुए सुना भी तो नहीं था। उसे अपने किए का पछतावा तो था ही, अब आत्मग्लानि से उसका सर झुका जा रहा था। अब दोनों ने यह निर्णय लिया कि पहले साधना अपने लिए एक नौकरी ढूंढेगी, फिर घर, उसके बाद दोनों तलाक ले लेंगे। फिर चाहे तो सविता इस घर में रह सकती है, साधना कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। आज अनिकेत साधना के आगे खुद को बहुत बौना महसूस कर रहा था। उसका मन कर रहा था साधना से माफी मांग ले और सविता को समझा बुझाकर साधना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। पर उसे अब अच्छे से पता चल गया था कि स्वभाव से धीर गंभीर साधना कितनी स्वाभिमानी है।
फिर वो अपने और साधना के सुखद वैवाहिक जीवन को लेकर सोच भी कैसे सकता था। उधर सविता माँ जो बनने वाली थी। कुल मिलाकर अनिकेत ने अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लेकर अपने साथ साधना का जीवन भी त्रिशंकु की तरह बना दिया था। इन सब उहापोह में साधना ने बहुत ही कुशलता से अपना मान बनाए रखा। पहले नौकरी पकड़ने के बाद जब वह किराए के दूसरे घर के लिए कोशिश करने को हुई, तब अनिकेत ने उसे जबरदस्ती रोक लिया, यह कहकर कि वो इसी घर में रहेगी, चाहे तो अपने पिताजी और संजना को भी अपने साथ रख सकती है। ऐसा करके अनिकेत अपनी गलत करनी का बोझ कुछ हल्का करना चाह रहा था। इधर तलाक का निर्णय साधना के लिए भी आसान कहाँ था। अनिकेत ने भले ही सविता से प्यार किया हो, पर साधना ने तो उसे पति रूप में पूरे मन से स्वीकार किया था। पर यहाँ बात उसके स्वाभिमान की थी, तो उसने यहाँ तमाम विसंगतियों के ऊपर खुद के स्वाभिमान को चुना। कल साधना और अनिकेत का विधिवत तलाक हो गया था। भरे गले से अनिकेत एक घर छोड़कर सविता के साथ रहने चला गया था। मन दोनों का खाली था। अनिकेत साधना को कभी बता ही नहीं पाया कि धीरे धीरे साथ रहते रहते उसके मन में साधना के लिए प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे थे कि सविता के प्रेग्नेंट होने के समाचार ने उसके जुमा पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। वो साधना की बहुत इज्जत करता था, शायद इसलिए अलग होकर भी साधना उससे नफरत नहीं कर पाई। दोनों एक दूसरे के हितैषी बनकर अलग हुए थे। मन में दबी हुई एक चाह लिए हुए कि काश अनिकेत ने कोई ठोस निर्णय लिया होता। सोचते सोचते पता नहीं कब साधना की आंख लग गई। सुबह उठी तो सर थोड़ा भारी भारी था। चाय बनाने का सोच ही रही थी कि संजना ने दरवाजे की घंटी बजाई। संजना के आते ही घर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर उठा। चुलबुली संजना अपनी दीदी को बहुत प्यार करती थी। आते ही दीदी के लिए चाय बनाया। फिर दोनों बहनें बेडरूम में बैठकर चाय पीने ही वाली थी कि संजना की नजर बेड के साइड टेबल पर रखे हुए अनिकेत और साधना के फोटो पर पड़ी। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए साधना से पूछा, ये क्या दीदी, आपने अभी तक अनिकेत की फोटो यहाँ लगा रखी है? संजना ने जानबूझकर जीजा जी ना कहकर अनिकेत कहा था। अब साधना संजना को कैसे बताती कि कुछ रिश्ते तोड़े से भी नहीं टूटते। भले ही साधना और अनिकेत में पति पत्नी वाला रिश्ता ना पनप पाया हो, पर साथ रहकर दोनों एक दूसरे को समझने जरूर लगे थे। तभी साधना के फोन पर अनिकेत का कॉल आया। हाल चाल पूछने के बाद उसने संजना से भी बात किया। कुछ औपचारिक बातों के बाद जब अनिकेत ने फोन रख दिया तो संजना ने महसूस किया दोनों को अब भी एक दूसरे की फिक्र है। उसे ऐसा रिश्ता बिल्कुल समझ नहीं आया जिसमें पति पत्नी तलाक के बाद भी दोस्तों की तरह बात करते हो और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत ना हो। संजना साधना से कुछ पूछती, उसके पहले ही साधना ने खुद ही कह दिया, जब दो लोग एक बंधन में बंधते हैं तो वह निहायत ही मन से मन का बंधन होता है। ना तो विवाह वेदी पर सप्तपदी के भावने दिलों को जोड़ते हैं और ना ही तलाक के कागज पर किए हुए हस्ताक्षर दो लोगों के रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। साधना द्वारा कही हुई इस गूढ़ बात का मतलब मासूम संजना की तो समझ में नहीं आया, इसलिए वह प्यार से दीदी के गले लग गई और अगले 2 दिन साधना को किसी तरह खुश रखने का प्लान बनाने लगी ताकि वो अनिकेत के दिए हुए दर्द की टीस को कुछ देर के लिए ही सही भुला सके। और साधना, उसने तो स्वाभिमान को चुना था और इस रास्ते पर चलने की कठिनाइयों से परिचित थी। धीरे धीरे अगले सफर के लिए मन को तैयार कर रही थी। अपने कल के सुनहरे भविष्य की नींव साधना ने डाल दी थी। जहां स्वाभिमान हो वहां यश को आने से कौन रोक सकता है। उस मानिनी ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए जो निर्णय लिया था, उस वजह से अब साधना का भविष्य धुंधला नहीं बल्कि स्पष्ट दिख रहा था। खुद की जिम्मेदारी खुद लेना इतना आसान कहाँ होता है भला। साधना ने सोच लिया था आगे चलकर वह विवाह जरूर करेगी, पर किसी पुरुष की पहली पसंद बनकर। उसका यही निर्णय उसके स्वर्णिम भविष्य की नींव थी। अनिकेत पर से विश्वास टूटा था उसका, कदाचित प्रेम पर उसका विश्वास अब भी कायम था और उसे यकीन था कि उसके हिस्से का प्रेम उसे मिलकर रहेगा। जैसे गोधूल के समय अस्ताचल को जाता हुआ सूरज
किसी को रात होने के एहसास से दुखी कर सकता है, तो कोई कुछ घंटों में बिखरने वाली चांद की शीतल चांदनी का इंतजार करके खुश हो सकता है। कुछ ऐसी ही दशा साधना की भी थी। आखिर रात के हाशिए से सूरज को जन्मते हुए देखने के लिए रात की कालिमा से गुजरने तक का सफर तो तय करना ही था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।